हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार और आप देख रहे हैं RX कन्वीट स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 थ्योरी के बारे में। अगर यह वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपको 1.1 एक्सरसाइज आपसे आराम से बन जाएंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसका सोल्यूशन लाऊंगा जिसमें सिर्फ हार्ड क्वेश्चन का ही डील मैं करवा पाऊंगा। और अगर उसके बावजूद भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर या तो फिर टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के थ्योरी के बारे में, जो एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 पर आधारित रहेगा। अगर आप लोग वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, उसके द्वारा आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के शांत और अशांत होने के शर्त, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होने का शर्त। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो संख्या दो प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होते हैं और एक अशांत होते हैं। एक शांत होते हैं यानी कि टर्मिनेटिंग कहते हैं क्या, डेसिमल, और दूसरा होता है संख्या अशांत होता है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत डेसिमल किसे कहते हैं? वैसा परिमेय संख्या जिसका दशमलव रूपांतरण, यानी कि अगर उसे हम लोग भाग देते हैं तो उसका दशमलव के बाद आने वाली संख्या एक निश्चित संख्या तक जाकर रुक जाती है, यानी कि बार बार रिपीटेशन नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? शांत संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 27 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 13.5, यानी कि ये दशमलव के बाद सिर्फ 5 पर आकर रुक गया, इसी को क्या कहते हैं? शांत डेसिमल। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसा संख्या या वैसा परिमेय संख्या जिसका दशमलव रूपांतरण एक निश्चित संख्या तक ही सीमित रहता है, शांत संख्या कहलाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? अगर हम लोग 27 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आता है 13.5। अगर हम लोग 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 8.5, यानी कि एक निश्चित समय के बाद इसका रूपांतरण, यानी कि बार बार रिपीटेशन होने की संभावना खत्म हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका गुण क्या है कि वैसा परिमेय संख्या जिसको भाग देने पर उसके दशमलव रूपांतरण में बार बार रिपीटेशन आती रहती है, यानी कि भाग देते हैं लेकिन दशमलव देने के बाद सारे संख्या बार बार रिपीट होते रहते हैं, या तो अलग अलग संख्याएं आती रहती है लेकिन वो रुकती नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग पहले इसका एग्जांपल क्या देख लेते हैं कि अगर 10 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 बार में लगेगा तो 9 उतरेगा, 1 बचेगा। अगर हम लोग घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर कुछ लगाने के लिए हम लोग दशमलव लगाते हैं। भागा का नियम क्या है कि दशमलव लगाने के बाद आप 0 लगा सकते हैं। 0 लगाएं, फिर 3 बार में लगा, फिर 9 आया, फिर 1 बच गया, फिर 3 बार में लगा, फिर दशमलव के बाद 1 शून्य उतरा, फिर 3 बार में लगा, फिर 9 आया, फिर ये धीरे धीरे यूं ही बढ़ते जाएगा, ये कभी रुकने वाला है नहीं। अगर 10 को 3 से भागा देते हैं हम लोग तो इसका दशमलव रूपांतरण क्या आता है? 3.33। इसका दशमलव रूपांतरण क्या आता है? 3.333333, मतलब कि ये आगे की ओर बढ़ते जाता है। इसे हम लोग और किस ढंग से लिख सकते हैं? 3.3 पर रेकरिंग, यानी कि जो बार बार रिपीटेशन होते रहते हैं उसको हम लोग स्टॉप करने के लिए रेकरिंग लगा सकते हैं, या तो फिर इसे आप एक डॉट के द्वारा भी लिख सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पर एक लकीर दिया हुआ है उसको आप एक डॉट के थ्रू आप शो कर सकते हैं। या फिर अगर संख्या अगर बड़ा हो, यानी कि 2.432 बार बार आगे बढ़ने के बजाय 2.432 पर रेकरिंग भी दे सकते हैं, या फिर 2.432 को एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ दे करके भी दर्शा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका शो कर रहा है कि 4 से 3 तक बार बार रिपीटेशन होते रहेगा, उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आवर्ती, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और दूसरा होता है अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग,
तो ये भी इसमें ही से निकल कर आया है, इसी में से निकल कर आया है। इसका मतलब इसका भी एग्जाम्पल सेम ही रहेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहने का मतलब है कि एक संख्या के दशमलव के बाद ये संख्याएं हमेशा सेम संख्याएं रिपीट होती रहेगी। ये क्या कहलाए? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कह रहा है। या फिर 7.123 या फिर 4.23 ETC ये रिपीट होती जाएगी। लेकिन ये एक निश्चित संख्या रहेगा, यह एक निश्चित संख्या रहेगा कि ये हमेशा रिपीट होती जा रही है। इसमें हम लोग रोक लगा सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3.3 रेकरिंग। इसको हम लोग इस ढंग से लिख करके रोक लगा सकते हैं। इसे हम लोग किस चीज से लिख करके रोक लगा सकते हैं? 7.123 पर रेकरिंग। इसे हम लोग किस ढंग से रोक लगा सकते हैं? 4.23 पर रेकरिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को इस ढंग से हम लोग रोक लगा सकते हैं। लेकिन यही इसका उल्टा क्या होता है? अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है? इसमें भी तो वही सेम होता है, लेकिन इसमें होता है 4.100 इसमें निश्चित नहीं है। ये निश्चित यह है कि 1 शून्य, फिर 2 शून्य, फिर 3 शून्य, फिर 4 शून्य बढ़ेगा। यानी कि इसमें भी बढ़ता जाएगा, लेकिन निश्चित नहीं है। और इस पर हम लोग यहाँ रेकरिंग लगाएं कि यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, इस पर कोई निश्चित नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग कहने का मतलब हुआ कि इस पर रेकरिंग हम लोग नहीं लगा सकते हैं। यह एक ऐसा आसान डेसिमल है, इस पर हम लोग रोक नहीं लगा सकते हैं। या फिर 7.1234567 8 9 10 11 12 जाता रहेगा, ये जाता रहेगा। इसे हम लोग रेकरिंग के द्वारा रोक ही नहीं सकते हैं कि ये रुक जाए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। ये हमारा सिर्फ 4-5 डेफिनेशंस थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अशांत संख्या या शांत संख्या रहने का गुण क्या है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं शांत संख्या होने का शर्त क्या है। शांत संख्या या दशमलव कि अगर p/q और q का फॉर्म हमेशा 2 और 5 का गुणनखंड रहे। यानी कि जब भी हम उसे तोड़ें तो 2 और 5 यानी कि 10 का गुणज रहे। 10 का गुणज बोलने का मतलब 10 पर पावर 1 या तो 10 पर पावर 2 या तो 10 पर पावर 3, तो वह क्या रहेगा? वह संख्या शांत रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 17/20 17/20 शांत रहेगा या अशांत रहेगा? इसका हम लोग ऐसी डायरेक्ट देकर नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला को यूज करके यानी 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर q के फॉर्म में रहे तो वह एक शांत दशमलव रहेगा, वह एक शांत दशमलव रहेगा। तो कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं? तो इसे हम लोग देखते हैं गुणनखंडित करके। 17/20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या देखे हैं यहाँ पर? 17/2 पर पावर 2 हो जाता है, लेकिन 5 पर पावर 1 ही रहता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि गुना में हम लोग जानते हैं कि ऊपर से गुना करते हैं और नीचे में फिर उसी से भाग दे देते हैं, तो उसके संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? 5 फिर से एक दूसरे को काट देगा तो फिर सेम अंक प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों को हम लोग सिर्फ सिद्ध करने के लिए गुना भागा कर दिया। तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ कि 17 को अगर 5 से गुना करें 17/85 17/85 हो गया। और नीचे में क्या होता है? 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। क्यों? यहाँ पर एक 5, यहाँ पर एक 5, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 2। हम लोग जानते हैं, हम लोग करनी के नियम में पढ़े थे, a पर पावर n इंटू b पर पावर n रहे तो a गुना b पर पावर n लिख सकते हैं। इसमें आगे हम लोग क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं 85 भागा 2 गुना 5 के पावर 2, यानी 85 भागा 10 पर पावर 2, यानी हम लोग 10 के गुणज में आ गए, यानी 10 पर पावर 2 के गुणज में आ गए। यानी यहाँ पर क्या आ गया? 10 के पावर 2 के गुणज में। अब हम लोग क्या इसे करेंगे? यहाँ पर 85 भागा 10 के पावर 2 यानी कि 100 यानी कि 2 शून्य है, तो दशमलव में कितना रहेगा? 2 अंक छोड़ने के बाद एक दशमलव पड़ जाएगा। यानी कि 85 को अगर दशमलव के रूप में बदलते हैं तो 0.85, तो 85 क्या निश्चित रह गया, निश्चित पर ये रुक गया, इसलिए यह क्या हो गया?
शांत हो गया, यह शांत हो गया। तो ठीक इसी प्रकार आपके बुक में भी रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, तो आपको बदल बदल कर देखना है, या तो फिर किसी को भागा भी दे करके आपको देखना पड़ेगा कि ये सारे संख्याएं शांत है कि अशांत है। तो इस पर भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, कोई 1.3333 डॉट 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 दिया हुआ है, इसे हम लोग पी बाई क्यू में कैसे बदल सकते हैं, इसे हम लोग पी बाई क्यू में किस तरह से बदल सकते हैं। तो आइए इस पर भी लगभग 8 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये 8 क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं और बना लेते हैं तो आपके 1.1 या 1.2 में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आप कहीं पर नहीं अटकेंगे। तो चलिए हम एक एक करके हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 0.333 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को किस ढंग से बनाते हैं, 0.03333 डॉट 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 0.3 पर रेकरिंग। अब 0.3 पर यानी दशमलव के राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड में जितना भी अंक रहेगा उसके लिए उतना 10 से गुना करना है, उतना 10 से गुना करना है। और क्यों गुना करना है ये आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, नहीं सपोज दैट, या तो फिर हम बोल सकते हैं माना कि 0.0 पर रेकनिंग इज इक्वल टू x। अब दोनों ओर 10 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ओके, 0.3 पर रेकरिंग इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। तो 0.33 है यहाँ पर, डॉट 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 इंटू 10 इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक 10 लगने के बाद ये दशमलव आकर यहाँ चला था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ तक एक 10 लगता है, जितना शून्य अगर गुना करेंगे तो दशमलव उसके राइट साइड एक उछल कर चला जाएगा, अपने आप एक दशमलव उसके राइट साइड में चला जाएगा। यानी कि जो दशमलव यहाँ पर है वो दशमलव क्या हो जाएगा, 3.33। तो 3 तो अनंत बार है, ये फिर से अनंत बार हो जाएगा 10x, फिर 10x हो गया। 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं अब, 3 प्लस 0.33, क्योंकि यहाँ से हम लोग अब जोड़ सकते हैं। यहाँ पर से एक निश्चित संख्या हो गया, तो निश्चित संख्या को हम यहाँ पर निकाल दिए बाहर, यानी कि 3 लिख दिए, और प्लस 0.33 और डैश डॉट डॉट चला जाएगा, x इज इक्वल टू 10x। फिर यहाँ पर इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मानते हैं, क्या कि 0.33 इज इक्वल टू x, यानी क्या x इज इक्वल टू 0.33 डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस और 0.33 इज इक्वल टू कितना है, 0.33 इज इक्वल टू x है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, और इज इक्वल टू 10x, यहाँ पर 10x यहाँ तक हो गया। 3 इज इक्वल टू 10x में से एक x माइनस हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 9x हो गया। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 3/9। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/3। यहाँ पर हमने इसे p/q के फॉर्म में ले आया, यानी कि यहाँ पर p इज इक्वल टू 1 है और q इज इक्वल टू 3 है। तो हमने 0.33 को एक परिमेय संख्या में बदल दिया। ठीक उसी प्रकार कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि सिर्फ 0.33 रहने पर ही बदला जाता है या और कुछ भी रहने पर भी बदला जाता है। जैसे में दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1.2424 डॉट 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 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। तो इसे भी हम लोग ठीक उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार इसको हम लोगों ने बनाया था। तो इसको बनाने का सबसे पहला नियम क्या है कि 1.24 लिख दिए और मान लिया कि माना कि इतना इज इक्वल टू x है, इतना इज इक्वल टू x है। तो एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या को हम लोग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस 0.2424 डॉट 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 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर 0.2424 डॉट 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 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन अब आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, समीकरण 1 इसे हम लोग अगर मान लेते हैं तो समीकरण 1 उसे मान लिए, तो यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 1। यहाँ पर क्या था, इतना इज इक्वल टू x। यहाँ से और यहाँ से सारा सेम कंडीशन आप अप्लाई करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या बताए थे कि दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य से गुना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या है
0.24, सिर्फ 24 का हो रहा है रेकरिंग, यानी 2424 सिर्फ रेपिटेशन हो रहे हैं, यानी कि 2 शून्य, यानी कि 2 शून्य से गुना करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो गुना करते हैं 100 इंटू 0.242424 डॉट 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 इज इक्वल टू 100 इंटू x माइनस 1। यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों तरफ 100 से गुना किए, तो यहाँ भी 100 में गुना हुआ, यहाँ भी 100 से गुना हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 में 100 से गुना हो जाएगा, x माइनस 1 में 100 से गुना हो जाएगा। अगर ये विधि आप लोग सीख लाते हैं तो आप लोग कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आप सारे के सारे डील कर लेंगे। इसी ढंग का क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, अगर आप इसे ढंग से देख लेते हैं तो आपका बुक का सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। आगे देखते हैं दो संख्या, तो दो संख्या के डबल शून्य और दशमलव यहाँ पर है, तो अगर डबल शून्य से गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, 2 अंक के बाद फिर ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 24.2424, फिर 24 डॉट 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 इज इक्वल टू 10, 100 पहले गुना होगा x से और फिर 100 गुना होगा क्या, 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 100। फिर यहाँ पर क्या, यह एक निश्चित संख्या बन गया, तो मैंने आपको बताया था कि जब निश्चित संख्या बन जाए तो उसे अलग कर दिया करिए। तो यहाँ पर 24 को हम अलग कर देते हैं और 0 पॉइंट, ये दशमलव में है, 0.2424 डॉट 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 इज इक्वल टू 100x माइनस 100। और हम लोगों ने यहाँ पर 0.2424 को क्या माना था, x माइनस 1 हम लोगों ने मान लिया था। तो यहाँ पर 24 लिख दिए प्लस इसका वैल्यू कितना है, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 लिख दिए। अब 100x माइनस 100, अब यहाँ पर 100x यहाँ पर है, तो ये वाला x को हम इधर लेकर चले जाते हैं, सारे अंक को इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस 1 और प्लस यहाँ से उठकर आएगा ये 100, तो यहाँ पर प्लस 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 1x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 99x, और फिर 24 में से एक गया बच गया, जाकर आपको 23 बच गया, 100 प्लस 23 इज इक्वल टू 123 इज इक्वल टू 99, इसलिए क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 123 बटे 99। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला एक दूसरे में कटता है या नहीं कटता है, तो यहाँ पर कटता है। यहाँ पर अगर हम लोग इसे भी 3 से डिवाइड करें और इसे भी 3 से डिवाइड करें, तो ये 4 बार में और ये 1 बार में, और ये कटेगा 11 बार में, यानी कि ये एक दूसरे से कट जाते हैं और ये यहाँ पर p बाई क्यू के रूप में आ जाता है, यानी 41 इज इक्वल टू पी हो जाता है, 11 इज इक्वल टू क्यू हो जाता है, यानी कि हम लोगों ने इतना को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और यूनिक सा है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस पर रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे में यहाँ पर क्या है, 13.7568, तो मैंने आपको बताया कि जो पूर्णांक संख्या रहे उसे सबसे पहले अलग कर लीजिए, क्या माने, इतना इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या कितना है, पूर्णांक संख्या यहाँ पर आ जाता है 13, तो 13 को हम लोग अलग कर देंगे और 0.7568 पर रेकरिंग इज इक्वल टू क्या, x कर देंगे। अब 0.7568 इज इक्वल टू x माइनस 13 हो गया, रेकरिंग तो इस पर लगा हुआ है। कहने का मतलब यह हो गया कि जितना पर रेकरिंग लगा हुआ रहे, जब तक वह संख्या आ ना जाए तब तक हमको उतना शून्य से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद क्या देख लेते हैं, इसके बाद सिर्फ एक संख्या बच जाता है हमको अलग करने के लिए, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे, 10 गुना 0.7568 पर रेकरिंग इज इक्वल टू 10 गुना x माइनस 13। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये दोनों से गुना होगा, इससे भी और इससे भी गुना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव है, यहाँ एक शून्य है, तो ये दशमलव इधर चला आएगा, 7.568 पर रेकरिंग इज इक्वल टू 10x माइनस 13, ये हो गया। अब हम लोग 7 को अलग कर देंगे,
7 को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अब 0.568 इक्वल टू 10 x माइनस 130, क्योंकि 13 था तो यहाँ पर 10 से गुना हो जाएगा। अब 7 भी अलग हो गया, 7 को हम लोग यहाँ से इधर भेज देंगे, तो 0.568 पर रेखिंग इक्वल टू 10 x माइनस 130 माइनस 7। ये सारे फिर अब हमको फ्री करना पड़ेगा, ये सारे को फ्री करना पड़ेगा। इसका एक पार्ट को फ्री करना है, कम से कम एक पार्ट को फ्री करना होता है। तो इसको फ्री करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, क्योंकि 1 2 3 इसमें 3 दशमलव लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है कितना अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। तो 3 अंक को छुड़ाने के लिए 3 शून्य से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों ओर 1000 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 गुना 0.568 बराबर 10x माइनस 130 में से 7 घट जाएगा, 130 में ये भी माइनस तो 137, और ब्रैकेट में क्या 1000 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेखिंग लगा हुआ है, तो 7 गुना होने के बाद यहाँ पर ये तो अनंत बार जा रहा है, तो 568 ये तो जाता ही रहेगा, लेकिन इसको में से 3 अंक हमको फ्री हो जाएगा, इसको में से मात्र 3 अंक फ्री हो जाएगा। यहाँ पर इसको समीकरण 1 मानना चाहिए था, जो कि हम भूल गए थे। यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लिए, क्यों, यहाँ पर मेरा सेम चीज निकल चुका है, तो यहाँ पर समीकरण 1 हम लोग मान लिए। इसे बनाने के लिए ये चीज करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ये अलग हो गया, ये फिर एक पूर्णांक संख्या आ गया। जब पूर्णांक संख्या आ जाता है तो इसमें क्या रूल है, इसको अलग कर दीजिए। तो 568 प्लस 0.568 इक्वल टू 10, यानी कि ये 10 से ये 10 गुना हो गया, 10,000 x माइनस 137,000। ये क्या है, इसे हम लोग 568 प्लस, अब इतना इक्वल टू क्या हम लोग माने थे, इतना इक्वल टू समीकरण 1 में हम लोग देखते हैं, तो इतना इक्वल टू कितना है 10x माइनस 137, 10x माइनस 137। तो यहाँ लिख देंगे 10x माइनस 137 इक्वल टू 10,000 x माइनस 137,000। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब क्या है, ये 10 है, ये 10,000 है, तो ये x को इधर लेकर चले जाएंगे, ये x को इधर लेकर चले जाएंगे, और ये जो डिजिट है ये सारे डिजिट को इधर लेकर चले आएंगे, और सारे डिजिट इधर रहेंगे और x इधर रहेगा। यहाँ पर 560 माइनस 137, और ये माइनस था जो कि हो जाएगा प्लस में 137,000 इक्वल टू 1000 x माइनस में से 10x यहाँ पर घट जाएगा। ये दोनों को जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों प्लस है, ये दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो जोड़ है उसे जोड़ दीजिए, और जो घटाना उसको बाद में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इसकी संख्या ज्यादा है, तो इसकी संख्या जोड़ देते हैं। तो 0 प्लस 8, 8 में 7 गया, 1 बच गया, 1 लिख दिए। 0 प्लस 6, 6 में से 3 गया तो बच गया 3। 0 प्लस 5 तो हो गया 5, और 5 में से 1 चल गया तो बच गया 4, 5 में से 1 चल गया तो बच गया 4, और यहाँ पर 137 बच गया, तो 137 का 137 हम लोग लिख देंगे। और इक्वल टू ये 10,000 में से 10x घट जाएगा, तो 9,990x हमको मेरे पास बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 9,990x इक्वल टू 137,431 यहाँ बच गया। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 137,431 बटा 99 9,990, यानी कि इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 137,431 बटा 9,990, जो कि ये एक दूसरे से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पर ये हो जाता है p का फॉर्म, ये हो जाता है q का फॉर्म। यानी कि x इक्वल टू 137,431 बटा 9,990, इसे p बाई q के रूप में ले आए। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से किसी भी संख्या को हम लोग इस मेथड से एक परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं
किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में और सारे परिमेय संख्याएं निकालना, क्योंकि आपका चैप्टर के मेथड में ही ये दोनों टॉपिक छुपा हुआ है, तो इसलिए हमें वो भी बताना पड़ेगा और उस पर भी 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसके जरिए आपका फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। अब दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में 2 या 3 या 4 परिमेय संख्या किस ढंग से निकालते हैं, उसका हम लोग एक बेसिक्स ले लेते हैं। उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं और ये टॉपिक आप जान लेने के बाद वो सारे क्वेश्चन आपसे डील हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। ए और बी एक परिमेय संख्या है, जहां पर ए बी से छोटा है, यानी ए है जो बी से छोटा है। तो इस ढंग से कैसे हम लोग निकालेंगे? तो इसका सूत्र क्या है कि a प्लस एन बी बाई में n प्लस 1, यानी कि आपको कह दिया कि a और b के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए। तो 3 परिमेय संख्या निकालिए, यानी कि n इज इक्वल टू क्या रहेगा? n इज इक्वल टू पहले 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा। ये सूत्र से हम लोग बनाते हैं, तो इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, इससे रिलेटेड सारी परिमेय संख्या निकल जाएगी। इसका सूत्र क्या है? a प्लस एन बी इंटू ए प्लस एन इंटू बी बटा n प्लस 1। तो इसे हम लोग किस ढंग से निकालेंगे? पहला संख्या कैसे निकलेगा? पहला निकलेगा a प्लस 1 इंटू बी, यानी कि b का जो वैल्यू रहेगा वो और a का जो वैल्यू रहेगा वो, यहाँ पर हम लोग a b का वैल्यू को डाल देंगे। और n प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 यहाँ कॉमा दे दिए। फिर a प्लस 2 इंटू बी, यानी कि जहाँ a का वैल्यू b का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। और n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1। और तीसरा कैसे निकलेगा? a प्लस 3b बटा n प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है, यानी 3 प्लस 1। तो आगे कैसे हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2 और a प्लस 2b बाई 3, a प्लस 3b बाई 4। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से बढ़ते जा रहा है। क्या 1 यहाँ सिर्फ b था, यहाँ 2b हुआ, यहाँ 3b हुआ, यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ। तो इस ढंग से हम क्या बढ़ा सकते हैं कि a प्लस 4b बाई 5, यानी कि जहाँ यहाँ पर 4 रहेगा तो इसके नीचे में 5 रहेगा। इसका पांचवा संख्या क्या रहेगा? a प्लस 5b बाई 6। इसका सातवां क्या रहेगा? a प्लस 6b बाई 7। इस ढंग से आप इसे बढ़ाते जा सकते हैं। जितना संख्या निकालने का रहेगा उतना आप निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। और दूसरा फॉर्मूला भी है, वो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा। जिस टाइम मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा उस टाइम मैं उसी के साथ आपको बता दूंगा। तो आइए अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है? 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या निकाले। 2 परिमेय संख्या निकाले। तो सबसे पहला मेथड तो हम लोग जानते हैं, जो बुक बताया है, जो सूत्र है वो है। तो सबसे पहला मेथड ही हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है? 1/1/3 और b इज इक्वल टू क्या है? 1/2। यहाँ पर पहला संख्या का सूत्र क्या था? a प्लस n इंटू बी बाई n प्लस 1। और दूसरा संख्या a प्लस n इंटू बी बाई n प्लस 1। लेकिन यहाँ पर क्या 2 संख्या का रहा है, यानी n इज इक्वल टू 1 लेंगे और फिर 2 लेंगे। तो बराबर में क्या हो जाएगा? a प्लस n यानी 1 b बटे 1 प्लस 1 और a प्लस यहाँ पर 2b बाई 2 प्लस 1। तो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a और b का आप वैल्यू को डाल देते हैं। तो a इज इक्वल टू है 1/3 प्लस b का वैल्यू है 1/2/2। यहाँ पर भी सेम 1/3, 1 का वैल्यू 1/3 प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू 1/2। तो 2 से 2 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और 2 प्लस 1 यानी कि 3। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं।
तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो इसको यहाँ लिखने से पहले यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 का एलसीएम, 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब हम लोग भी के जोड़ कर लेते हैं, यानी फ्रैक्शन, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 2 बार में कटेगा, 2 लिखा गया। फिर 2 कटेगा 3 बार में, 3 लिखा गया, बटे में 2 हो गया। दूसरा क्या होगा? यहाँ पर तो बच गया सिर्फ 1, तो 1/2, 1/2, 1/3 प्लस 1 का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये 3 सिर्फ इसमें गुना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 + 3/3, यानी 1 + 3/3। बटे में क्या रहेगा? बटे में 3 रहेगा। बटे में क्या है? 3 है। तो ये बड़ा वाला बटा हुआ और ये दोनों छोटा छोटा बटा हुआ। तो बड़ा बटा के छोटा बटा के नीचे भी 1 बटा और छोटा बटा के नीचे भी 1 बटा। तो छोटा बटा के नीचे फिर 1 आ गया और छोटा बटा के नीचे भी 1 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि जब 4 बटा में रहे, यानी कि 2 बटा में रहे, तो इसके नीचे और ऊपर के साथ संबंध बनता है और इसके और नीचे के ऊपर के साथ रिलेशन बनता है। यानी कि ये वाला 1 ऊपर चला जाता है, ये वाला 1 ऊपर चला जाता है और ये दोनों बीच वाला है जो एक दूसरे से संबंध बना लेता है। तो यहाँ हो जाता है 5 × 1, तो 5 का 5 रह गया। यहाँ हो जाता है 12, 6 दूना 12, तो ये 12 हो गया। यहाँ हो जाएगा 4 × 1, यानी कि 4 रह गया। और यहाँ हो गया 3 तिहाई 9, तो यहाँ 9 रह गया। यानी कि इन दोनों बीच के संख्या, इन दोनों बीच का जो और परिमेय संख्या आया है वो, ये पहला परिमेय संख्या 5/12 और दूसरा क्या है? 4/9। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम सिंपल क्या है? इसे आप लोग दशमलव में बदल लीजिए, इसे भी आप लोग दशमलव में बदल लीजिए और दशमलव में बदलने के बाद उसके लगभग लिखते चले जाइए। जैसे यहाँ पर जगह तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ जगह है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दशमलव में बदल कर। तो 1/3 को अगर हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो 0.33 आएगा, 3333 समथिंग आएगा, ठीक। और 1/2 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 में बड़ा कौन सा है? तो 0.5 बड़ा है, 0.33 छोटा है 0.5 से। यानी कि 0.5 के बीच में भी तो और सारे संख्याएं होंगे, इसके बीच में तो बहुत सारे संख्याएं होंगे, इसके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं होंगे। तो क्या आएगा? 0.34 आ सकता है, ये एक हो गया। 0.36 आ सकता है, ये एक हो गया। 0.37 आ सकता है, ये एक और पर में हो गया। 0.38 आ सकता है, डॉट करके अनगिनत संख्याएं आ सकती है। इसमें हम लोग कोई भी 2 को उठाकर लिख सकते हैं, क्योंकि जब परिमेय संख्याएं निकालने की बात आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर और दूसरे बच्चे का आंसर या तो बुक का आंसर मैच हो जाए। हाँ, लगातार कहेगा कि लगातार 2 परिमेय संख्या निकालें, तो वो लगातार 2 परिमेय संख्या इस फार्मूला से निकलेगा, इस फार्मूला से। ये जो फार्मूला था, ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला से निकलेगा। लगातार अगर कहेगा तो इससे ही निकलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आप बनाए और जो अगला बच्चा बनाया वो सेम बना दे। इसमें इस अलग अलग भी निकल सकता है। तो आप देख लिए कि किस ढंग से निकलता है। एक सूत्र वो है, एक सूत्र ये है। ये सूत्र सटीक है, वो भी सूत्र सटीक है, लेकिन अगर इससे आप बनाते हैं तो शायद आपका आंसर बुक से मिल जाए। अगर वहां से आप बनाते हैं तो बुक से नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर वो भी सही है, आंसर वो भी सही है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसमें आप बहुत सारे चीज़ सीखे होंगे। इसी ढंग से मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। जब तक के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।